नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट देख रहे थे अपन, लोकतंत्र के सिद्धांत देख रहे थे या संकल्पना बोल दीजिए। तो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में अपन ने अभी तक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत देखा है, बहुलवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र के सिद्धांत को समझा है, विचारणात्मक लोकतंत्र के सिद्धांत को समझा है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में इजी था, नाम से पता चल रहा है विशिष्ट वर्ग का लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग का आधिपत्य रहता है। इन्हें गिने लोग होते हैं जिनके हाथ में शासन सत्ता रहती है। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि इन्हें गिने लोगों के हाथ में सत्ता रहती है, बल्कि इन्हें गिने लोगों को संघ, समुदाय, समाज ही निर्वाचित करके भेजता है और अपने हितों की पूर्ति करता है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र के सिद्धांत में कहा जाता है कि इसमें जनता की, नागरिकों की और सरकार की सहभागिता होती है लोकतंत्र में। ये सभी ऐसे सिद्धांत हैं जो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सहभागिता मूलक सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें सहभागिता रहती है नागरिकों की भी और लोकतंत्र की भी। किस तरीके से सहभागिता रहती है अपन ने देखा था। विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत बड़ा अभूतपूर्व है। इसमें वर्तमान की जो लोकप्रिय शासन प्रणाली है और जो उदार लोकतंत्र की जो नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है, सार्वजनिक स्वतंत्रताओं की बात करता है, राजनीतिक समानता की बात करता है, उस उदार लोकतंत्र में और लोकप्रिय शासन प्रणाली में एक अभूतपूर्व सामंजस्य देखने को मिलता है। ये प्रमुख सिद्धांत अपन ने अब तक देखे हैं। अब अपना अगला सिद्धांत लोकतंत्र का आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत को अपन साथ में समझेंगे। उदारवादी सिद्धांत को शास्त्रीय और चिरसम्मत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र को साथ में कंपैरिजन करते हुए अपन समझेंगे, क्योंकि दोनों प्रणालियां एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए इसमें अंतर करना अपने लिए आसान रहेगा, समझ में भी आसानी से आ जाएगा। उदारवादी लोकतंत्र ये कहता है कि शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा संचालित होगा। लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी? कानून बनाने के लिए विधायिका या व्यवस्थापिका होगी, उस कानूनों को लागू करवाने के लिए कार्यपालिका होगी, और उस कानून की व्याख्या करने के लिए एक अलग सेपरेट संस्था होगी, न्यायपालिका। और इनमें जो कानून बनेंगे वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत बनेंगे, जो कि लोकतंत्र के माध्यम से वो प्रक्रिया संचालित होगी। यानी जनता जिसे चाहेगी, जनता जैसा चाहेगी वैसे ही कानून बनेंगे, उसी प्रक्रिया से बनेंगे। या यूँ कहिए कि संवैधानिक सरकार होगी, निर्वाचित विधानमंडल होगा, जनता द्वारा निर्वाचित विधानमंडल होगा। जो कानून बनाने वाली संस्था होगी, विधायिका, विधानमंडल, वो उसमें जो लोग जाएंगे वे जनता द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। सार्वजनिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है कि एक सभी लोगों को मत देने का अधिकार होगा। सार्वजनिक, सर्वजन, सभी लोगों को मत देने का अधिकार होगा। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होगी। बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। यदि एक ही दलीय व्यवस्था होगी तो फिर निरंकुशता आ सकती है। तो बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अपने देश में भी बहुदलीय व्यवस्था है, और होता ही है कि 5 साल अगर कोई सरकार सत्ता में रहती है तो विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाता रहता है जिनके ऊपर सत्ताधारी सरकार कार्य करने के लिए हमेशा विवश रहती है। ये बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि इसमें क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात करता है। इलेक्शन होंगे, वो आवधिक चुनाव करवाए जाएंगे, यानी एक निश्चित समय अवधि होगी, उस निश्चित समय अवधि पर निर्वाचन होंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी उदार लोकतंत्र में। संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, सभा करने की स्वतंत्रता होगी। लोकतंत्र पूंजीवाद में कोई विरोध नहीं होगा। देखिए, जहाँ भी उदारवाद आ गया वहाँ पूंजीवाद तो आएगा ही आएगा। वास्तव में उदारवाद लाया ही पूंजीपतियों के द्वारा गया है। तो लोकतंत्र और पूंजीवाद में कोई विरोध नहीं है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई, तो अपन देखो मार्क्स को समझते हैं। मार्क्स का सिद्धांत क्या है? मार्क्सवादी लोकतंत्र उदार लोकतंत्र के विपरीत होगा। शासन किसी लोकतांत्रिक संस्था के हाथ में नहीं होगा, बल्कि शासन किसके हाथ में होगा? जन साधारण के हाथ में होगा। जन साधारण का हितैषी ही होगा।
यहाँ पर मार्क्स इसलिए उदारवाद का विरोध कर रहा है, राजनीतिक संस्थाओं का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये पूंजीपतियों द्वारा निर्मित की गई है, ऐसा मार्क्स का मानना है। जनसाधारण का शोषण नहीं हो, ऐसा लोकतंत्र स्थापित होगा जहाँ पे जनसाधारण का शोषण नहीं होगा। तो ऐसा कैसे होगा? इसके लिए वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। आर्थिक संरचना सभी सामाजिक संबंधों का आधार है। अब आर्थिक संरचना सामाजिक संबंधों का आधार है और समाज संरचना कौन का? लोकतंत्रीय हो। समाजवाद अनिवार्य है, यानी समाजवाद आएगा तभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। असली रूप में लोगों का शासन तभी स्थापित होगा जब समाजवाद आएगा। उत्पादन के साधन पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित होगा। उदार लोकतंत्र तब आएगा जब बुर्जुआ लोकतंत्र होगा, यानी सर्वहारा का अधिनायक तंत्र का शासन होगा, तब उदार लोकतंत्र की स्थापना होगी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये है मार्क्सीय उदारवादी संकल्पना। इसके बाद अपन देखते हैं लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत। देखिए ये भी कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था इसमें मार्क्स के ही अनुयायी लेनिन ने। और इसी आधार पर वर्तमान में आप देखेंगे चीन में जो शासन स्थापित है, जिसको जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है, ये केंद्रवाद, लोकतंत्रीय केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था में क्या होता है, इन चाइना में क्या व्यवस्था है? एक तो ऊपरी अंग होते हैं, जैसे अपने कार्यपालिका विधायक व्यवस्थापिका है ना, तो इसे कानून बनाने के लिए, कानून को लागू करवाने के लिए, यानी अंग तीन ही प्रकार के हैं, वही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन एक का तो स्तर हो गया उच्च स्तर और दूसरे का स्तर हो गया निम्न स्तर, यानी एक निचले स्तर हो गया, एक ऊपरी स्तर हो गया। ये जो निचले स्तर के लोग हैं ये ऊपरी अंगों को निर्वाचित करते हैं। जनता वोट नहीं देती है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वो चाइना इसे लोकतंत्र ही कहता है कि ये लोकतंत्र ही है। लेकिन कैसा लोकतंत्र बोलता है इसको? केंद्रवादी लोकतंत्र। तो लोकतंत्रीय केंद्रवादी लोकतंत्र क्या है? एक तो ऊपरी अंग होते हैं, एक निचले स्तर पर शासन के अंग होते हैं। निचले स्तर के शासन के जो अंग हैं वो ऊपरी स्तर के शासन के अंगों में जो सदस्य आएंगे उनका निर्वाचन करते हैं। लेकिन जैसे ही निर्वाचन कर दिया, अब ये जो निचले स्तर का जो अंग है, निचले स्तर के जो सदस्य हैं, ये ऊपरी स्तर के अधीन हो गए। अब इस लाइन को अपन पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आएगा। इस व्यवस्था में दल या शासन के निचले अंग अपने ऊपरी अंगों का निर्वाचन करते हैं। ऊपरी अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी निचले स्तर के जो सदस्य हैं उनका अब कोई लेना देना नहीं। यानी यहाँ तक कि जो निचले स्तर के सदस्य हैं वो भी अब ऊपरी स्तर के अंगों का निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हो गए। यह है लोकतंत्र का केंद्रवाद का सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतों में तुलना करवा लेता है। उसका कारण ये है कि मार्क्स ने जैसी थ्योरी बताई थी कि सर्वहारा का अधिनायक तंत्र आएगा, वास्तव में सर्वहारा का अधिनायक तंत्र नहीं आया, बल्कि सर्वहारा के ऊपर अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। चाइना में सर्वहारा के ऊपर अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। जो एक ये लग रहा था कि मजदूरों को समानता मिल जाएगी, सभी नागरिक समान हो जाएंगे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वास्तव में सत्ता किनके हाथों में आ गई? जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसमें विशिष्ट वर्ग के हाथों में आ गई, यानी इन्हें गिने लोगों के हाथों में सत्ता आ गई। अब कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता आ गई, तो विशिष्ट वर्गवादी भी तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता रहती है। अब अंतर पूछता है इसमें, तो अंतर कर देते हैं अपन। लोकतंत्र का मार्क्सवादी और विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण। सामाजिक विभाजन के आधार पर किस प्रकार मार्क्सवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर समाज धनवान और निर्धन वर्गों में बटा हुआ है। विशिष्ट वर्गवादी ये भी कहते हैं कि बटा हुआ, लेकिन किस आधार पर समाज बटा हुआ है विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण में? योग्यता और गुण के आधार पर। गुण और लिख लेना इसमें, योग्यता और गुण के आधार पर। जबकि मार्क्स कारण क्या मानता है? निजी संपत्ति को। अब इस सामाजिक विभाजन का परिणाम क्या होगा? तो मार्क्स के अनुसार धनवान और निर्धन वर्गों के हित हमेशा विरोधी हैं, तो इसका परिणाम ये निकलेगा
कि वर्ग विहीन समाज में सामान्य हित की पहचान संभव है। यानी अगर सामाजिक विभाजन, इस जो अंतर है ये धनवान और निर्धन वर्ग में, इनके हितों में जो परस्पर अंतर है, यदि इसको समाप्त करना है तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी होगी। जबकि विशिष्ट वर्गवादी एलिट थ्योरी है, ये क्या कहती है कि विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण के हितों में कोई बुनियादी विरोध होता ही नहीं है। जनसाधारण खुद ही जो विशिष्ट वर्ग लोग होते हैं उनको सत्ता हाथ में दे सौंपता है। वे सामान्य हित की सिद्धि में एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं, यानी सबका हित हो ऐसी योजना बनाते हैं और दोनों मिलकर के बनाते हैं। ये मानना है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का। फिर आता है सामाजिक विभाजन की प्रकृति कैसी है। तो सामाजिक विभाजन की प्रकृति मार्क्स के अनुसार प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों में समाज का विभाजन शोषण और अन्याय का ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुत्वशाली वर्ग एक पराधीन वर्ग है, दो बताए उसने, एक धनी वर्ग और एक मजदूर वर्ग। तो एक धनी वर्ग हो गया प्रभुत्वशाली, मजदूर वर्ग क्या हो गया पराधीन, इसमें विभाजित है। में समाज का विभाजन शोषण और अन्याय का ज्वलंत उदाहरण, यानी इसमें क्या हो रहा है कि समाज में साफ दिख रहा है कि धनी लोग मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। ये सामाजिक विभाजन की प्रकृति बताता है मार्क्स। विशिष्ट वर्गवादी क्या कहते हैं कि विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण में समाज का विभाजन स्वाभाविक, तर्कसंगत और फंक्शनल है, कार्यात्मक है। सामाजिक परिवर्तन की संभावना है क्या सामाजिक परिवर्तन की संभावना है? तो मार्क्स क्या कहता है कि समाज का वर्ग विभाजन अटल नहीं है, हमेशा ये वर्ग विभाजन नहीं बना रहेगा। एक दिन ये होगा कि क्रांति होगी मजदूर वर्ग के द्वारा, जिसका शोषण हो रहा है ना, उस शोषित वर्ग के द्वारा क्रांति की जाएगी और वो शोषित मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को समाप्त कर देगा। और जब सारे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो समाज कैसा बन जाएगा? वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। विशिष्ट वर्गवादी क्या कहते हैं कि विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण में समाज का विभाजन अनिवार्य है, यानी यह हमेशा बना रहेगा। विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार हमेशा बना रहेगा। विशिष्ट वर्गवादी ये मानते हैं कि अगर व्यवस्था बदल भी गई तो जो लोग सत्ता में आ जाएंगे वो विशिष्ट वर्ग बन जाएंगे, और ये बात सही भी हो गई। चीन में क्या सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ? रूस में सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ? नहीं, बल्कि जिनके हाथ में सत्ता आ गई वो क्या बन गए? विशिष्ट वर्ग बन गए, और वो जो मजदूर वर्ग था वो जनसाधारण का जनसाधारण ही रह गया। तो विशिष्ट वर्गवादी समाज ये मानता है, विशिष्ट वर्गवादी थ्योरी ये कहती है कि विशिष्ट वर्ग और जनसाधारण समाज में हमेशा बने रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सामाजिक परिवर्तन केवल विशिष्ट वर्गों की अदला बदली तक सीमित है। यानी अपन ने पढ़ा था पेरेटो के जो इसमें लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि परिवर्तन दो तरीके से हो रहा है। एक तो अभिजन से अभिजन में, यानी एलिट से एलिट में। एक जो गैर अभिजन है उनका अभिजन से। बस जनसाधारण हमेशा जनसाधारण है। तो अदला बदली हो भी गई तो भी शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथ में ही रहेगी। लोकतंत्र की संभावना है क्या? कार्ल मार्क्स कहता है बिल्कुल संभावना है। मार्क्स लोकतंत्र का समर्थक, लेकिन किस स्थिति में संभावना है? वर्ग विहीन समाज जब स्थापित होगा तभी असली लोकतंत्र आएगा, उदार लोकतंत्र स्थापित होगा। विशिष्ट वर्गवादी कहते हैं जनसाधारण को अपनी पसंद के विशिष्ट वर्गों के चुनाव का अवसर देकर लोकतंत्र के विचार को सार्थक कर सकते हैं। विशिष्ट वर्गवादी ये मानते हैं कि लोकतंत्र ही तो है कि जनता, एक जनसाधारण विशिष्ट वर्गों को मत देती है और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लेती है गुण और योग्यता के आधार पर। तो ये लोकतंत्र के विचार को सार्थक कर रही है, ऑलरेडी लोकतंत्र है, ये मानना है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का। ये कुछ टॉपिक अपन इम्पोर्टेंट थे वो देखिए यहाँ पे। ये सिद्धांतों से संबंधित जो अपनी यूजीसी नेट के सिलेबस में पहली यूनिट है उसमें सिद्धांत दे रखे, उसमें लोकतंत्र के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जैसे परिभाषाएं ये अपन पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो, यूट्यूब चैनल पर मान लो, सिद्धांतों के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं करता है, जबकि सिलेबस में साफ साफ दे रखा है कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत बताओ, थ्योरी के बारे में बताओ। और ये कभी क्वेश्चन नहीं आता है नेट में, एग्जाम में, ये लेवल के एग्जाम है, वो कभी ये नहीं पूछता है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, क्रेशिया क्या मतलब है। तो सिद्धांत है, तो सिद्धांत पर ध्यान दीजिए। थैंक्स।